Hello student, good morning. Welcome to the physics class. Student, today we are going to discuss part number 5, chapter number 7, that is alternating the current. Okay, and electrical machine. In this chapter, yesterday in previous lecture we can say we have discussed about AC circuit containing only a resistor. What is the phase relationship between voltage and current. Now today we will discuss whenever the circuit containing only inductor. तो सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर. ओके, जब सर्किट केवल इंडक्टर है सर्किट के अंदर, तो हम ये मानते हैं कि जो भी हम इंडक्टर बनाने के लिए वायर यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चलते हैं. अगर हम उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चलते हैं तो जो हमारा नेट ईएमएफ होगा दैट्स विल बी ज़ीरो. वो कैसे होगा वो समझते हैं. नाउ यू हैव टू सपोज दैट दिस वन इज एन इंडक्टर. एल इज द इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर. दिस इज एसी सोर्स ऑफ इनपुट. ई इज इक्वल टू ई नॉट अ साइन ओमेगा टी. ओके, अब देखिए स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना. इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन इज नेग्लिजिबल. जीरो नहीं कहेंगे, जीरो कहेंगे तो सारा सिस्टम गलत हो जाता है, बट कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते, बट हम कहेंगे नेग्लिजिबल. ऑलमोस्ट जीरो, जीरो नहीं ऑलमोस्ट जीरो. तो इनिशियली हमने देखा ईएमएफ की इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. नाउ वी वांट टू चेक व्हेन एवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज और करंट के बिटवीन क्या डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा. तो हमने बोला कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है हमारा, नेग्लिजिबल है. तो ड्यू टू दैट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस द करंट और ईएमएफ ड्रॉप अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस मीन्स मे बी जीरो या 100% जीरो. ओके, तो यहाँ पर जो जब ये करंट फ्लो होगी यानी कि ये ईएमएफ इस डायरेक्शन में जा रहा है तो L ड्यू टू दिस कॉइल एक रिवर्स डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होना है या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो व्हाट इज दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड. हमने कहा कि हमने E को अप्लाई किया तो E हमने कहा कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, माइनस EMF induced, that is minus L di upon dt. Now what is the net EMF, net instantaneous EMF, net instantaneous EMF, that is equal to E minus L di upon dt. अब ये जो नेट है हमारा ये किसके इक्वल होगा, जीरो के, क्योंकि रेजिस्टेंस को हमने नेग्लिजिबल कंसिडर किया है. एल डी आई अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू जीरो. तो ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, राइट. इसको हम और थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं. व्हाट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी. अब हमें I की फॉर्म में करंट चाहिए, I चाहिए मतलब, तो DI से I कैसे करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना. L साथ में है, L E नॉट के डिनोमिनेटर में जाएगा तो E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी आई. सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ दिस इक्वेशन इंटीग्रेट, इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. और इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी. कैसे समझते हैं इसको. तो E अपॉन एल यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई. वॉट इज डी आई, E अपॉन एल, E अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी. तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, वी कैन राइट इट E अपॉन एल साइन ओमेगा टी यानी कि माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, साइन ए एक्स अपॉन ए
का जो फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए एक्स का, इट इज इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, दिस वॉज द फॉर्मूला, प्लस कॉन्स्टेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो वो हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एल कॉस ओमेगा टी, और इसको हम कर लेते हैं ओमेगा एल, ई नॉट साथ में है, ये ई नहीं, ये क्या रहेगा हमारा ई नॉट, देखिए यहाँ से हमने ई नॉट, ओके। तो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, यू हैव टू राइट द सेपरेट दिस क्वांटिटी ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इनटू माइनस साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी, या फिर कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा, तो माइनस साइन 90 माइनस थीटा दैट इज ओमेगा टी, राइट। ये हम लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी को। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम एक और देयर फोर माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ये भी हमारा आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो यू कैन राइट इट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, दिस इज द इक्वेशन। तो आई इज इक्वल टू दिस वन इक्वल टू द मैक्सिमम करंट, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इक्वेशन नंबर ये सेकंड थी, दिस वन इक्वेशन इज थर्ड। अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का कंपेयर कीजिए, यहाँ पर जो फेज है दैट इज ओमेगा टी, यहाँ पर ये 90 डिग्री पीछे है ई नोड से 90 डिग्री पीछे है। आई नोड क्या है हमारा यहाँ पर, आई नोड इज इक्वल टू ई नोड अपॉन ओमेगा एल, ये पीक वैल्यू ऑफ आई नोड, इसको हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ आई नोड, ये आई नोड का पीक वैल्यू है, ओके। अभी मैं जस्ट डिस्कस करता हूँ सेपरेटली इसको, पहले इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो दीज टू इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट द करंट लैग बिहाइंड बाय 90 डिग्री टू मैक्सिमम ईएमएफ या फिर वोल्टेज से ये 90 डिग्री पीछे रहता है, ठीक है ना, यानी कि ये 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट होता है। तो इसको बना लेते हैं, ये हमारा ईएमएफ, ठीक, मैक्सिमम ई नॉट, ये ई। अब जो करंट स्टार्ट होगा हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री, हमने कहा था 0 पाई, और ये क्या होगा हमारा पाई बाय 2, अगर ये पाई बाय 2 है तो करंट यहाँ से, अगर इस लाइन से स्टार्ट करना हो तो इट विल गो लाइक दिस, ऐसे जाएगा, और 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाय 2, चलिए ये हो गया हमारा आई नोड किसके इक्वल है, ई नोड अपॉन ओमेगा एल। आई नोड कैसे मिलेगा हमें, जब हम मैक्सिमम वैल्यू को ओमेगा एल, इस फैक्टर को क्या बोलते हैं, जस्ट डिस्कस इट, आई, राइट स्टूडेंट। तो आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये मैक्सिमम वैल्यूज है हमारी तो इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका फेजर डायग्राम, अब हमारा ई नोड एज इट इज है, ये ई नोड, इसको बना लेते हैं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई, दिस वन इज ई नोड, इसको हमने ई नोड कहा। अब ई नोड कितने एंगल से है, टी के साथ, दैट इज ओमेगा टी, ये हम शुरू से। अब ई नोड से पीछे है, ये कितना पीछे है, 90 डिग्री, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, करंट क्या है हमारी, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप, इसको ड्रॉ करने का मेथड समझिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा नीचे चला गया, ये यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस लाइन पर, दैट इज पाई बाय 2। तो ये कितना हुआ हमारा
ओमेगा टी माइनस अब पाई बाई टू, कितना हुआ हमारा ये ओमेगा टी माइनस अब पाई बाई टू, राइट। तो दिस इज द ग्राफ फॉर इंडक्टिव व्हेन एवर द सर्किट कंसिस्ट इंडक्टर ओनली। चलिए एक थोड़ा सा और छोटा सा इसमें डिस्कशन करना है अपने को, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब करंट इंडक्टर के केस में कितना पीछे है, दैट इज 90 डिग्री, तो हम इसको बोलेंगे द करंट इज लैग बिहाइंड। क्या कर रही है, लैग बिहाइंड, पीछे है, कितना बाय 90 डिग्री। लीड करती है कैपेसिटर के केस में, वो क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री आगे, यानी कि यहीं से स्टार्ट होगा फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इट विल बी सो हियर। चलिए अब थोड़ा सा इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो स्टूडेंट इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? देखिए जो करंट के रास्ते में थोड़ा सा ऑपोजिशन फॉलो करता है, यानी कि अपोज करता है, क्या कहेंगे हम? इफेक्टिव मेजर ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, हम कहेंगे ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय, बस इतने डेफिनेशन लिखिए ना, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, चलिए ये इंडक्टिव। अब रेजिस्टेंस के केस में हम कैसे पढ़ते हैं? हमने कहा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये रेजिस्टेंस है, तो ऐसे ही इंडक्टर के केस में होगा इंडक्टेंस। हमने कहा I नॉड इज इक्वल टू ई नॉड अपॉन ओमेगा एल, हम ये बात कर रहे हैं। तो ई नॉड, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस हियर? which are doing work for the opposition, this will be the opposition factor like resistance. This one is the opposition factor, so we can say the inductive reactance is omega L. What is inductive reactance? Omega L, that is XL is equal to omega L. What is omega? That is 2 pi FL. मैंने बोला था इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 pi nu L also. तो XL is equal to 2 pi FL. कई बुक में ये न्यू होगा तो इसको न्यू यूज कर सकते हैं। इन न्यूमेरिकल ऑल्सो यू कैन यूज लाइक दिस। तो यहाँ पर दो चीज़ें आई हमारे पास, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक जो है हमारा ये 2 पाई FL की फॉर्म में आया। अब हम बात करेंगे कि XL जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्या दिख रहा है हमें? XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज इट मीन? जब किसी फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो XL किसके इक्वल हो जाएगा? 0। अब ये किसका अपोज करता है? क्वेश्चन ये उठता है कि किसका अपोज करता है। अगर मैं केस डीसी की बात करता हूँ, डीसी की, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो एक्सएल क्या हो जाएगा? 0। फॉर एसी एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी एसी की होती है 50 वगैरह ये। तो ये इंडक्टर अब ये क्या करता है? इसका अपोज नहीं करता है, डीसी का अपोज नहीं करता है, उसको इजीली जाने देता है, और एसी का अपोज करता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी कि एक्सएल है सर्टेन वैल्यू इन केस ऑफ एसी, बट इन केस ऑफ डीसी एक्सएल इज 0, सो इट विल नॉट अपोज टू फ्लो ऑफ डीसी, बट इट विल अपोज टू द फ्लो ऑफ एसी। एसी की फ्लो होने में ये अपोज करता है और ये डीसी के फ्लो होने में अपोज नहीं करता। अब यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं बिटवीन XL and frequency, both are directly proportional, so it will show the straight line. This will be the graph between frequency and XL. Okay student, have a nice day. Thank you.